अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। आज की वीडियो पावर फैक्टर और हारमोनिक्स के बारे में है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर ये दो बड़े प्रॉब्लम्स मोस्टली फेस करने पड़ते हैं आजकल। जो नॉन लीनियर लोड की वजह से हारमोनिक्स का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो इसको नहीं जानते और अनजाने न जाने में जो है वो बहुत सारा नुकसान जो है उठाना पड़ता रहता है इन्हीं हारमोनिक्स की वजह से ही। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सादा से अल्फाज में कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, पावर फैक्टर की वजह से क्या नुकसानात होते हैं और हारमोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं और उनको मिटिगेट करने के लिए कौन से जो है वो फ़िल्टर लगाए जाते हैं या किस तरीके से हम उसकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो पहले पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि पावर फैक्टर की कुरेक्शन तो बाद में है कि पहले पावर फैक्टर को समझना होगा कि पावर फैक्टर होता क्या है और कौन सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से पावर फैक्टर जो है वो डाउन या अप चला जाता है। पावर फैक्टर को सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक एसी सिस्टम के अंदर जो आपका वोल्टेज और करंट का जो वेक्टर चलता है उस वेक्टर के दरमियान एक ख़ास एंगल बनता है, यानी उस एंगल पे यानी किस एंगल पे वोल्टेज और करंट जो है वो ट्रैवल करते हैं, उस एंगल का जब कोसाइन लेंगे तो उस कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं। यानी मज़ीद सिंपल के एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर उस एंगल के कोसाइन को कहते हैं जो किसी भी एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान बनता है। यानी पावर फैक्टर से ये अंदाज़ा होता है कि आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, किस एंगल के ऊपर लैग कर रहा है। तो आपका उस एंगल की वजह से जो है उस पावर फैक्टर की वजह से आपके उस सर्किट में जो है वो कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, जिसको दूर करने के लिए जो है हम पावर फैक्टर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या उसकी करेक्शन करते हैं। तो ये जो है आपका पावर फैक्टर का वजूहात होती है। हारमोनिक्स जो होते हैं वो भी लिंक्स करते हैं हमारे लोड के साथ। अब पावर फैक्टर का ये जो बिहेवियर है या हारमोनिक्स का जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है हमारे लोड के ऊपर। अब एक्टिव पावर, तीन तरह की पावर होती है किसी भी सर्किट के अंदर। एक एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है, एक अपेरेंट पावर होती है। एक्टिव पावर का मतलब है कि वो आपकी यूजफुल करंट होती है और जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। पावर फैक्टर को आप किलोवाट से केवीए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास भी कॉस फाई आ जाता है, जिससे आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है कि कितना पावर फैक्टर आपका 0.8 है, 0.6 है, 0.7 है। तो ये एक रेशो को भी पावर फैक्टर कहते हैं, बट ये एक इसकी डेफिनेशन नहीं होती है एक्चुअल। तो ये एक मैथमेटिकली तो हम इसको कह सकते हैं कि आपका जो रेशियो है वो आपकी एक्टिव पावर की और अपेरेंट पावर की, वो पावर फैक्टर कहलाता है। ये मैथमेटिकली तो कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन वही होगी जो मैंने कही है आपको कि पावर फैक्टर किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम जब कोसाइन लेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, तो वो पावर फैक्टर कहलाता है। अब पावर फैक्टर के जो है वो नुकसानात क्या है उनको समझने के लिए आप ये समझें कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। ठीक है, एक्टिव पावर तो जो आपकी यूजफुल करंट होगी, रिएक्टिव पावर आपकी जो वाटलेस करंट होती है, के वी आर कहते हैं जिसे। तो आपको के वी आर समझना होगा। रिएक्टिव पावर बेसिकली जब किसी अल्टरनेटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, नहीं वोल्टेज जनरेट होते हैं, ईएमएफ जनरेट होती है, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए एक फैराडे का लॉ है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर जो है वो मूव करेगा, हरकत करेगा, तो उसके कंडक्टर के अंदर जो है वो ईएमएफ पैदा होगी। यानी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए और कंडक्टर चाहिए और मूवमेंट चाहिए, तीन चीज़ें होंगी तो हमारी जो है वो वोल्टेज जनरेट होंगे। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करने के लिए जो एनर्जी, जो बिजली चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होती है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये सबसे आसान सी एग्जांपल है, सबसे सादा सी एग्जांपल है। यानी किसी भी अल्टरनेटर के अंदर जो रिएक्टिव पावर वो पावर होती है कि उस पावर की पोर्शन की वजह से हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में लगते हैं। एक बिजली तो हमें आउटपुट पे मिलती है, यानी एक पॉइंट तो हमें आउटपुट पे मिलता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने के लिए भी तो हमें बिजली चाहिए होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो उसका मेन रूटर होता है, उसको मैग्नेटाइज करना होता है, यानी एक्साइटेशन करनी होती है, उसको उसको एक्साइट करना होता है। उस एक्साइटेशन की वजह से
मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। वो एक्साइटेशन कहाँ से आती है? वो एक्साइटेशन हमारे इंटरनल एक्साइटेशन सिस्टम से आती है, और उसको सप्लाई कहाँ से मिलती है? हमारे एवीआर से मिलती है। अब वो आपको एक्साइटेशन वाली वीडियो से आप डिटेल से एक्साइटेशन के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, जो मैंने डिटेल से एक्साइटेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन कट शॉर्ट ये यार कि जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो आपकी वो पावर होती है जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए आपको दरकार होती है, उसको हम जो है वो रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो अब जो है पावर फैक्टर का जो लिंक है, पावर फैक्टर कम होने से जो है और ज़्यादा होने से क्या होता है? ज़्यादा होने से जो पावर फैक्टर की मैक्सिमम जो है वो 1 होता है, और जो है वो आपका ज़ीरो हो सकता है, 1 और 1 के दरमियान में रहता है। तो ये एक जब 1 से ज़्यादा जाएगा तो ये फिर माइनस में जाना शुरू हो जाता है, यानी ये आप समझ लें कि -1 और +1 के दरमियान, 0 से और 1 और 0 के दरमियान रहता है, तो जिसको हम लैगिंग और लीडिंग कहते हैं। तो जब पॉजिटिव होगा एक, तो से 1 से पॉजिटिव जब ज़्यादा लोड आएगा, इंडक्टिव लोड, तो फिर वो लीडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जो है ना, ये ज़्यादा होने से क्या होता है? नॉर्मल पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर्स होते हैं 0.8 पे डिज़ाइन होते हैं, यानी 20% पावर जो है, एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन के लिए चाहिए होती है। तो ये समझ कि 20% आपको उसकी मैग्नेटाइजिंग जो करंट बनानी है, जो एक्साइटेशन बनानी है, 20% पावर हमें उसके लिए चाहिए होती है। बाकी 80% पावर हमें बाहर मिलेगी, जिसको हम अपने यूज़ करेंगे उस एनर्जी को, 20% उसके इंटरनल यूज़ हो जाएगी। तो जब पावर फैक्टर कम होगा, यानी 0.8 से नीचे आएगा, 0.7 होगा, तो एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो ये बात याद रखिए कि पावर फैक्टर जो है वो कम होने से एम्पेयर बढ़ जाते हैं, और पावर फैक्टर ज़्यादा होने से एम्पेयर कम हो जाते हैं। किलोवाट आपके हमेशा सेम रहेंगे, तो पावर फैक्टर के इसी बिहेवियर की वजह से एम्पेयर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आई स्केयर और लॉसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी जो अनयूजुअल ट्रिपिंग भी आ सकती है। और ज़्यादा बढ़ने से आपका जो रिएक्टिव पावर का जो पोर्शन है वो कम होता जाता है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्टिव पावर का पोर्शन कम हो जाएगा। अगर ये 0.8 था तो रिएक्टिव पावर का पोर्शन 20% था, अगर ये 0.9 हुआ तो रिएक्टिव पावर का पोर्शन जो है वो 10% के ऊपर आ जाएगा। तो ये पावर ट्राइंगल है। इसमें आप इस पावर ट्राइंगल से आप जो तीनों पावर जो है वो आप निकाल सकते हैं, एक्टिव पावर, रिपेरेंट पावर और एक्टिव पावर। तो ये एक सिंपल से मेथड्स जो है ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो है पावर फैक्टर की जो है डीपली अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट उसका क्या है वो मैं आपको समझाने को कोशिश कर रहा हूँ कि पावर फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करें, उसको रिकवर कैसे करें, उसको हम ठीक कैसे करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, पेनल्टी होती है, पेनल्टी आपको पावर फैक्टर पे पड़ती है। जो कमर्शियल पावर कंपनीज होती हैं, यूटिलिटी जो कंपनीज होती हैं, वो आपको पावर फैक्टर कम होने पर पेनल्टी डालती हैं। 0.9 से अगर नीचे गया तो वो आपको पेनल्टी आएगी 0.9। जितना जो है वो नीचे जाएगा उतनी ज़्यादा आपको पेनल्टी जो है वो इम्पोज होती है। उसकी वजह यही होती है कि जैसे जैसे पावर फैक्टर जो है नीचे जाता है, एम्पेयर बढ़ जाते हैं। तो उस फीडर के ऊपर जो है वो एम्पेयर बढ़ जाने की वजह से जो ग्रिड का, जो यूटिलिटी कंपनी का, कमर्शियल पावर कंपनी का जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोड हो सकते हैं एम्पेयर की वजह से। केबल जो है वो हीटअप हो सकती हैं। कंडक्टर जो है ट्रांसमिशन लाइन वाले वो ओवरलोड हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं एम्पेयर्स के साथ। तो जब भी कंपनीज जो होती हैं, जो बिजली बेचने वाली कंपनीज होती हैं, जो कमर्शियल पावर सेल करती हैं, उन कंपनीज का एक ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है। वो एक स्पेसिफिक एम्पेयर्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ होता है कि इस इंडस्ट्री का इतना लोड है, इस इंडस्ट्री का इतना लोड है, इस इंडस्ट्री का इतना लोड है। तो वो जो लोड डिज़ाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो 0.9 ऊपर से पावर फैक्टर के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। जब पावर फैक्टर 0.9 से नीचे आता है तो अम्पेयर बढ़ जाते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने अज्यूम किए हुए हैं कि टोटल जो लोड है वहाँ पर 5000 अम्पेयर का लोड होगा, तो वो ट्रांसमिशन लाइन उसी हिसाब से होगी। लेकिन इनमें से कुछ इंडस्ट्री का पावर फैक्टर अगर 0.8 पर आ जाता है तो वो 5000 एम्पेयर जो है वो 6000 एम्पेयर हो सकता है। तो सारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो सकता है। उस वजह से अनयूजुअल ट्रिपिंग हो सकती है, ग्रिड का ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर सकता है, जिसकी वजह से उस फीडर पे जुड़ी हुई जो दूसरी इंडस्ट्री है वो भी ब्लैकआउट हो सकता है उन इंडस्ट्री में। तो इस वजह से वो है जो हमें पेनल्टी जो कंपनी डालती है इलेक्ट्रिक पावर पर, जो सेलिंग कंपनी होती है। अब इम्प्रूव कैसे करना है? इम्प्रूव करने का सिंपल सा मेथड है यार।
पहले तो आप ये समझिए कि आपने कितना इंप्रूव करना है, ठीक है, कितना पावर फैक्टर चल रहा है और कितना इंप्रूव करना है उसको आपने समझना है। कि एक तो आपके पास पावर फैक्टर होगा रनिंग पावर फैक्टर, एक रिक्वायर्ड पावर फैक्टर होगा, एक आपके पास वो लोड होगा आपकी फैक्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री का, आपकी कमर्शियल जो भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है उसका लोड होगा। तो उसको ज्यूम करके आपने वो केवीआर निकालने हैं कि कितने केवीआर आप इसमें ऐड करेंगे तो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा। यानी आपने रिएक्टिव पावर देनी है उसके अंदर, आपकी इंडक्टिव पावर की वजह से, इंडक्टिव पावर की वजह से जो पावर फैक्टर जो है वो नीचे गिर गया हुआ है, तो अब आपने उतनी जो है वो ना रिएक्टिव पावर देनी है। तो ये सिंपल फार्मूला है पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने का, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे जो है ना आपको अगर मैं बताऊं तो, अगर इस पिक्चर से मैं आपको दिखाऊं कि जो है वो किस तरह का है, जो है आप इस पिक्चर से आप देख सकते हैं यार। ये एक मिनट बंद करो इसको। अच्छा ये है, अच्छा इसमें मैं आपको लाइव पावर फैक्टर, ये एक ऑस्लोस्कोप है, उस पर आप देखेंगे कि आपका पावर फैक्टर जो है ना जैसे जैसे इम्प्रूव होता है उससे आपका क्या बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। आपका जो है अभी इस कंडीशन में पावर फैक्टर 0.72 है और टोटल जो केवीए है वो 96 है, किलोवाट 69 है और फेज करंट जो है 121 है और 269 269 जो है वो वोल्टेज है। अब जो है इस वक्त के वी आर जो है वो एडिड नहीं हुआ, यानी कैपेसिटर ऐड नहीं हुए, और ये आप ऑस्लोस्कोप देख रहे हैं ये ऐड किया एक इसमें 15 के वी आर का कैपेसिटर, 15 के वी आर कैपेसिटर। वंस यू ऐड द 15 के वी आर कैपेसिटर then you can see the difference, the power factor goes 0.8 फ्रॉम 0.7 टू 0.8 हो चुका हुआ है, यानी एक कैपेसिटर ऑन करने से। और आपका जब पावर फैक्टर 0.8 हुआ है यानी 0.72 से 8 पे गया तो आपका एम्पेयर जो है वो 121 से 109 पर आ गए हैं। तो ये डिफरेंस है जो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पावर फैक्टर बढ़ने से करंट कम हो जाता है, किलोवाट सेम रहते हैं आपके, ठीक है। तो इससे आपका जो लॉसेस है वो बेहतर होते हैं। अब एक 15 केवीआर का कैपेसिटर और मजीद ऑन किया है तो आपका पावर फैक्टर 0.87 हो गया है और आपका जो एम्प्स है वो आपके 100 हो चुके हैं। यानी देखें 21 एम्पेयर कम हो गए हैं, 20% एम्पेयर जो है वो कम हो चुके हैं सिर्फ आपका पावर फैक्टर 0.72 से 0.87 करने पर। तो ऐसे ही आप ऐड करते जाएंगे तो आपके एम्पेयर जो है वो अभी 60 के वी आर ऐड हो चुका हुआ है, ये 75 के वी आर ऐड हो चुका हुआ है। अभी पावर फैक्टर जो है वो 0.99 हो चुका हुआ है, यानी नियर टू यूनिटी, और एम्पेयर 87 है और किलोवाट 70 है, और आपका ये फिर पावर फैक्टर जो है यूनिटी के करीब चल रहा है। एक बात जो है वो याद रखिएगा, ये बात हो रही है कमर्शियल पावर के ऊपर। जब जेनसेट की बात होती है, जेनसेट का जो पावर फैक्टर का लिंक है, जो पावर फैक्टर का रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि जनरेटर के ऊपर पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, अगर कितना होगा तो कितना जनरेटर आपका डी रेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक वीडियो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। अभी बात हो रही है कमर्शियल पावर के एस्पेक्ट से। तो जब अब मजीद अगर कैपेसिटर यानी रिएक्टिव पावर आएगी तो ये लीडिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है, लीडिंग की तरफ। तो लीडिंग का मतलब ये आप देखें ये 0.95 हो चुका हुआ, 0.99 से 95 लीडिंग की तरह चला गया हुआ, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में 1.05 शो किया हुआ क्योंकि 1 के ऊपर तो हो नहीं सकता। तो 1.05 का मतलब है ये लीडिंग में चला गया 0.95। जो मीटर होगा, जो डिस्प्ले मीटर होगा, वहां पर आपका लीड लिखा आएगा या माइनस का निशान लिखा हुआ आएगा। तो लीडिंग में नहीं होना चाहिए, लैगिंग में ही पावर फैक्टर होना चाहिए। तो जिसमें आपका ये है कि जो लैगिंग का मतलब करंट जो है वो आपकी पीछे होता है और वोल्टेज का वेक्टर आपका आगे होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो था एक, ये अगर इस वेक्टर से आप देखेंगे ये तीनों वेक्टर जो हैं ये आपके मूव करेंगे, और इस वक्त करंट जो वोल्टेज चल रहा है आपके पास और आपके पास जो लोड चल रहा है वो सारा आपके सामने है 120 एम्पेयर। ये आपका इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये आपका हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से ये लीडिंग में चला गया हुआ। तो ये डिटेल थी पावर फैक्टर के हवाले से। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपके जो है वो पहले आपको कैपेसिटर बैंक से आप इम्प्रूव करते हैं। कैपेसिटर बैंक आपके पास जो होने चाहिए वो कहाँ पे लगाने हैं, आपने पैरेलल में कैपेसिटर बैंक ऐड किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ऐड किए जाते हैं। या पावर फैक्टर जो है वो जो ग्लोबल कंपनसेशन जो हम जैसे एक तो रेक्टिव पावर कंपनसेशन भी कहा जाता है कि रेक्टिव पावर कंपनसेशन, रेक्टिव पावर की कंपनसेशन है, किस तरीके से हम रेक्टिव पावर को कंपनसेट करते हैं बाय यूजिंग द कैपेसिटर टू इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर।
तो इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि अच्छा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आपके पास कैपेसिटर बैंक आपने ऐड करने हैं। कैपेसिटर बैंक कितने लगाने हैं, कितने केवीआर लगाने हैं, आपको पहले वो केवीआर फाइंड आउट करना होगा कि कितने केवीआर का गैप है। उसको फाइंड करने के लिए आपके पास करंट पावर फैक्टर होगा जो चल रहा है, जिसको रनिंग पावर फैक्टर कहेंगे। एक रिक्वायर्ड पावर फैक्टर यानी डिमांडिंग पावर फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट पावर फैक्टर 0.7 चल रहा है, रिक्वायर्ड पावर फैक्टर 0.95 है, तो आपका टोटल लोड कितने किलो वाट है वो चाहिए होगा। तो ये तीनों चीज़ों से आप जो है वो केवीआर निकाल लेंगे। जितने केवीआर आपके पास निकलेंगे आप उस तरीके से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं सिंपल से। ये भी सिंपल मेथड है, मैं आपको दो मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक 132 केवीआर निकालेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो आपका जो है वो इस तरीके से आपकी टोटल जो है वो पावर है वो 100 किलोवाट। ये लैगिंग चल रहा है, आपने इम्प्रूव करके उसको कितने पे लेकर जाना है, 0.7 को 0 जो पावर फैक्टर है इस पावर फैक्टर। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव केवीआर इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड टू चेंज द ट्रांसफार्मर टोटल पावर नो द सप्लाइड P is equal to P1, P2 is 550 kilowatt. The maximum reactive power the capable of the 63 kVA transformer delivering the 550 kilowatt is the, ये फार्मूले से आपके पास केवीआर आ जाएंगे। अच्छा, इस फार्मूले में आप देखें तो मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं तो ये देखें कि यार ये पीछे करता हूँ, ये इसमें आपके पास 0.81 जो है वो पावर फैक्टर है, रनिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। आपने उस पावर फैक्टर का उससे एंगल निकाल लेना जो 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 करंट चल रहा है, यानी ये आपके पास 0.81 जो है ये आपके पास करंट पावर फैक्टर है। इम्प्रूव कितना करना है, 0.95 करना है। तो आपसे आपने एंगल निकालना है। पहले 0.81 से आपने कोज इनवर्स लेकर उसका टेंजेंट लेंगे, यानी टेन थीटा निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। पहले उसका इसका कोज इनवर्स लिए, ये 35 डिग्री 35.9 डिग्री एंगल आ गया। आप इस एंगल का आपने टेंजेंट निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, 1051 निकल आएगा आपके पास। तो जब ये आपके पास इस एंगल का tan फाइव लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7239। अब जो रिक्वायर्ड पावर फैक्टर था इसका भी कोज इनवर्स लेके एंगल निकालें तो ये 18.19 डिग्री आ गया, यानी पहले एंगल था 35 डिग्री, अब ये 18.1 डिग्री आ गया। अब इस एंगल का टेंजेंट लेंगे तो वो आएगा tan52 कहलाएगा, ये कहलाएगा 0.3286। तो इस ये फार्मूले पुट करें यहाँ पर, ये केवीआर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये किलोवाट मल्टीप्लाई करना है, 1051 माइनस 1052 दोनों की वैल्यू को माइनस करके आपने किलोवाट से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 592.95। राउंड करेंगे तो आपके पास 600 केवीआर, यानी आपको 6 कैपेसिटर चाहिए 100 केवीआर के, या आपको 12 कैपेसिटर चाहिए 50 केवीआर के। तो ये कैपेसिटर आ गए। अब आपने इन कैपेसिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैपेसिटर रिले आप लें, एक पावर फैक्टर रिले लें। 6 स्टेप वाली लेंगे तो 6 कैपेसिटर लगा लें, 12 स्टेप वाली लेंगे तो 12 स्टेप लगा लें। ये डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आप उसको कैपेसिटर को ऑन ऑफ करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे पावर फैक्टर जो है वो नीचे जाएगा आपके कैपेसिटर जो है वो ऑन होते रहेंगे, आपके कैपेसिटर ऑटोमेटिकली ऑन होते रहेंगे और उस आपके लोड के हिसाब से। हारमोनिक्स क्या होते हैं, हारमोनिक्स का इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली हारमोनिक्स एक फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है आपकी, अगर 50 हर्ट्ज है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, अगर 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी होगी जिस रीजन में या जिस एरिया में, तो वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है आपकी। तो उस फ्रिक्वेंसी से का मल्टीप्लाइंग जो है ना फ्रिक्वेंसी उसके अंदर ट्रैवल करती हैं ड्यू टू नॉन लीनियर लोड के। थर्ड हार्मोनिक्स हो सकते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक्स हो सकते हैं, सेवन्थ, नाइन्थ, 11th। थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी ट्रैवल कर रही है, और फिफ्थ हार्मोनिक्स का मतलब है कि 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है आपकी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो उन सब फ्रीक्वेंसीज की वजह से अगर आपके सिस्टम पे थर्ड हार्मोनिक्स भी है, फिफ्थ हार्मोनिक्स भी है, सेवन्थ हार्मोनिक्स भी है, तो उनकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज वेव की वजह से एक टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पैदा होती है जिसको THD बोला जाता है। तो वो THD की वजह से आपकी मेन फ्रीक्वेंसी जो है वो बिगड़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी की जो शेप होती है वो साइनोसाइडल नहीं रहती,
वो फ्रीक्वेंसी की शेप ख़राब हो जाती है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो आपका सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता प्रॉपर, वो आपकी हीटिंग प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग आती है, तो आपकी फायर आग लग जाने का ख़तरा हो सकता है, लॉसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो ये सारे इम्पैक्ट आते हैं। और शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, तो हारमोनिक्स को मिटिगेट किया जाता है, हारमोनों को मैनेज किया जाता है। यानी जिस तरीके से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, इस तरीके से हम हारमोनिक्स को एलिमिनेट करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। तो उसके लिए भी हमें फ़िल्टर लगाते हैं। हारमोनिक्स को फ़िल्टर करने के लिए डिफरेंट तरह की चोक्स होती हैं, वो लगाई जाती हैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक या और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के फ़िल्टर डिज़ाइन करके देती हैं। आपको इस तरह की कोई सपोर्ट चाहिए, कोई आपको डिज़ाइन चाहिए आपके प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डिज़ाइन बना के दिया जा सकता है इस हवाले से। तो हारमोनिक्स अगर कम होंगे, हारमोनिक्स को डी हारमोनिक्स डिस्टर्बेंस क्या है बेसिकली? ओवरलोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ओवरलोड ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर, overload of the vibration of the premature against of the generator, transformer and motors, overload of the जो आपका प्री मेच्योर अगेंस्ट द पावर फैक्टर करेक्शन, कैपेसिटर भी आपके डैमेज हो सकते हैं इसकी वजह से। तो आपका डिस्टॉर्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज कैन डिस्टर्ब द सेंसिटिव लोड, और डिस्टर्बेंस ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क और द टेलीफोन लाइंस, ये सारे जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं उसके हार्मोन्स की वजह से। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस क्या है आपका? प्री मेच्योर अगेंस्ट द इक्विपमेंट mean that it must be replaced the sooner the unless oversizing the right sizing, overloading distribution network mean the higher equipment rating आपको चाहिए होगी, वो बढ़ाना होगा। इकोनॉमिकली ये आपको जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। तो ये लॉसेस हैं, नुकसानात हैं आपका। तो आपकी ये बेसिकली इस तरह की वेव आपकी ना ख़राब हो जाती है। ये वेव साइनोसाइडल वेव थी, ये साइन वेव थी, और ये हारमोनस की वजह से ये इस तरह की शक्ल बन गई है इसकी, ठीक है। जिसमें फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ 11th जो हारमोन्स हैं वो उसकी वजह से THD जो है तो टोटल हारमोनल डिस्टार्शन जो कि 4 से 5% तक बेरेबल होती है, मैक्सिमम भी अगर जाए तो हम उससे ज़्यादा जो होती है वो आपके सिस्टम को हैवीली डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ से आपको मज़ीद जो है मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जैसे मैंने कही थी कि आपकी जो फंडामेंटल ये 50 हर्ट्ज़ की ये होगी, अगर हमारा 50 हर्ट्ज़ का सिस्टम है तो ये 50 हर्ट्ज़ की वेव होगी यहाँ वाली, ठीक है। इस वाली पे मैं अगर इसको हाईलाइटर ऑन कर लूँ तो जो है ना ज़्यादा हो जाएगा पेन, ये तो ये वाली जो है ये 50 हर्ट्ज़ की फंडामेंटल वेव साइन वेव देख रहे हैं, बेहतरीन साइन वेव है ये आपकी। ये थर्ड हार्मोनिक्स 50 हर्ट्स, यानी मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसका 50 हर्ट्स का, ठीक है। ये फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए 25 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है, यानी ये 50 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है, ये 150 की हो गई, ये आपकी 250 की हो गई, ये आपकी 350 की होगी सेवन्थ हार्मोनिक्स, तो ये नाइन्थ हार्मोनिक्स ये 450 की फ्रिक्वेंसी है। अब जिस सर्किट में ये चारों पांचों हार्मोनिक्स होंगे यानी 3B 5B 7B, तो उसका रिजल्ट ये बनेगा फिर ये वाला, ये टॉप पे THD, जिसको कहते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो ये साइन वेव जो ये वाली साइन वेव है ना भाई, ये साइन वेव बिगड़ कर इस तरह की साइन वेव बन जाएगी, ठीक है, ये साइन वेव बन जाएगी। तो नुकसान क्या होगा? बहुत सारे नुकसान आते हैं। ओवर हीटिंग बहुत सारी पैदा होगी, नॉइजिंग पैदा होगी, आपके कॉन्टैक्टर जल सकते हैं, ब्रेकर जल सकते हैं, केबल्स आपकी ओवर हीटिंग होगी, उसकी इंसुलेशन वीक हो सकती है, एक वक्त आएगा वही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसमें। तो ये जो चीज़ है इसको जो है ना कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट सर्किट होते हैं कि जिसका पता नहीं चलता, और वो बहुत सारी आग ऐसी लगती है जिसका ब्लेम सिर्फ शॉर्ट सर्किट पर लगा दी जाता है, लेकिन हकीकत में ये इंजीनियरिंग के फ्लॉज होते हैं, ये इनकम्पिटेंसी होती है बेसिकली। लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो ये इसके लिए प्रॉपर टूल चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्ट लोग चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन के लोग चाहिए जो इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं अपने लोड के हिसाब से। अच्छा, ये आती क्यों हैं? आती हैं ये आपके नॉन लीनियर लोड की वजह से। नॉन लीनियर लोड कौन सा होता है? आपके जितनी भी एनर्जी सेविंग लोड होते हैं, आपके इन्वर्टर्स होते हैं, आपके UPS होते हैं, आपके LED लाइट्स होती हैं, SMD लाइट्स होती हैं, और ये जितनी भी जो आपकी इस तरह का जो लोड होता है वो सारे का सारा नॉन लीनियर लोड कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, LEDs, TV हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली डिजीज़ है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, तो इसको जो है वो इम्प्रूव किया जाता है, इसको
फिल्टर लगाए जाते हैं डिफरेंट जो कि टोटल हार्मोनिक डिस्टार्शन होती है, टोटल हार्मोनिक डिस्टार्शन दैट इज कॉल्ड THD, द इंडिकेटर ऑफ द डिस्टार्शन ऑफ द सिग्नल, द वाइडली यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द हार्मोन्स मैनेजमेंट पर्टिकुलर। तो ये THD को हम, ये नॉन लीनियर लोड की मैं बात कर रहा था, तो ये नॉन लीनियर लोड जो है ये आपको डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से आपका इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वेल्डिंग मशीन, आर्क एंड इंडक्शन फर्नेसेस, बैटरी चार्जर्स, दैट इज ऑल आर द नॉन लीनियर लोड। उसके बाद VFD आ जाती हैं, वेरिएबल फिर स्पीड ड्राइव्स आ जाते हैं आपके, AC और DC मोटर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जैसे मैंने बताया, कोई UPS, इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, ये भी आपके नॉन लीनियर लोड में आते हैं। फिर ऑफिस इक्विपमेंट आते थे, पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर, सर्वर्स, ये सारा का सारा नॉन लीनियर लोड होता है। हाउस होल्ड की बात करें, उसमें TV सेट्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव आ जाते हैं, उसमें ओवन आ जाते हैं, उसमें फ्लोरिसेंट लाइट्स आ जाती हैं। ये तमाम का जो लोड होता है ये नॉन लीनियर लोड कहलाता है। तो ये वजह बनता है, कारण बनता है आपके हारमोनिक्स का, जो कि ओरिजिन ऑफ हारमोनिक्स कहलाता है। तो इसको ये अब लोड तो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ना, लोड तो वो तो चलाना है, तो इसलिए हम उसकी मिटिगेशन करते हैं, उसको उस सिस्टम के अंदर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करके उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो इसको जो है वो हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी ऑडिट किया जाता है, एनर्जी एनालिसिस किया जाता है। एनर्जी ऑडिट मुकम्मल होने के बाद देखा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन्स इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, फिफ्थ सेवन्थ है, नाइन्थ है, 11th है, 13th है, कौन से हार्मोन्स हैं, तो उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाती है। उसके बाद फिर जो है वो चोक डिज़ाइन की जाती हैं, और स्पेसिफिक मिली हेनरी की कुछ आप हमें जैसे इंडक्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है, और चोक यानी इंडक्टर्स भी हो सकते हैं, कॉइल्स होती हैं बेसिकली, जो जैसे कैपेसिटर जो होते हैं वो रिएक्टिव पावर उसमें देते हैं, और जो चोक्स होती हैं, कॉइल्स होती हैं, ये इंडक्टिव पावर देती हैं। तो इस तरीके से इंडक्टिव पावर जो होती हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि डिज़ाइन करती हैं इस हवाले से, जो बने बनाए उनके फ़िल्टर्स भी मिलते हैं, जिसमें श्रैडर जो है वो सर फहरिस्त है। श्रैडर आपको हार्मोन्स के फ़िल्टर, हम तमाम जो रिक्वायर्ड डेटा होता है उस डेटा की रोशनी पे वो हमें सॉल्यूशंस देता है, हमें वो फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन करके दे दिया जा सकता है, जिससे हम ये मिटिगेट करते हैं। इसको हम जो जनरेटर्स और जो है उसकी बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास जो है सेपरेट, इसमें पैसिव और एक्टिव दो तरह के फिल्टर होते हैं। हाइब्रिड फिल्टर भी होता है, पैसिव फिल्टर भी होता है, एक्टिव फिल्टर भी होता है। ठीक है, उस हवाले से जिस तरह के हार्मोनिक्स होते हैं उस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये DY कनेक्शन जो है सप्रेस करता है फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोन्स को, DY कनेक्शन जो सप्रेस करता है थर्ड हार्मोनिक्स को, फिर DZ5 कनेक्शन है वो फिफ्थ हार्मोनिक्स को सप्रेस करता है। तो हार्मोनिक्स को पहले फाइंड आउट किया जाता है, इसे एनर्जी एनालाइजर चाहिए होते हैं हमें। ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम तमाम हार्मोनिक्स की स्टडी करते हैं, जिससे हम पैसिव फिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसका और हम एक्टिव फिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे टिपिकल एप्लीकेशन के लिए पैसिव फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन विद द सेट ऑफ द नॉन लीनियर लोड इन द रिप्रेजेंटेटिंग द मोर देन द 500 kVA वेरिएबल स्पीड ड्राइव, UPS और रेक्टिफायर्स वगैरह। तो इस तरह की सोल्यूशन है। एक्टिव फिल्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम जो अगर टिपिकल एप्लीकेशन देखें तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में सेट द नॉन लीनियर लोड रिप्रेजेंटिंग द लेस देन द 500 kVA द वेरिएबल स्पीड ड्राइव, UPS वगैरह। और इस तरीके से इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमारे जो एक्टिव हार्मोनिक्स को इस तरीके से हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड फिल्टर भी होता है। चॉइस ऑफ सोल्यूशन है, डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफर करती हैं डिफरेंट कंपनीज हैं। जैसे हमारे पास ये एक CLS टेक्नोलॉजी है, AC लीनियर DC लिंक जो है वो चोक फॉर द ड्राइवर, इस तरीके का हमारे पास ये फिल्टर्स होते हैं जो कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक या और कंपनीज जो हैं वो हमें ये प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करती है या मैन्युफैक्चर करती है आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो लोड प्रोफाइल के ऊपर। आपका लोड, पूरा लोड प्रोफाइल का आपको लोड को स्टडी किया जाता है, एनर्जी ऑडिट किया जाता है, और एक्सपर्ट लोग उसका पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट, उस इनपुट की बेस के ऊपर जो है ये फ़िल्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये हाइब्रिड फ़िल्टर है जिसमें डिफरेंट इसकी स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं। तो इसमें इस तरह की चोक्स लगी हुई हैं, ये चोक्स लगी हुई हैं, ये इसमें कुछ कैपेसिटर्स भी ऐड है, इसमें कुछ कैपेसिटर भी हैं, चोक भी हैं। तो ये मिला जुला एक हाइब्रिड टाइप का कम्बिनेशन जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक सोल्यूशन जो है
इंस्टॉलेशन लेवल के ऊपर इस तरह का आपका एक्टिव जो है, आपकी पैसिव और हाइब्रिड, ये इस तरह की बारग्राफ्स आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्टिव एनर्जी कंपनसेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पावर फैक्टर, द मैक्सिमम हार्मोन्स ऑर्डर टू द be treated when the DFP is lower than the 0.8 and 0.9, the passive or hybrid solution that is the preferred। तो इस तरह से आप, ये प्रेफरेंस की बात है, अगर आपका यहाँ पर लेवल है तो आपकी यहाँ तक ये वाली वैल्यू पे आप दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो एक्टिव और उसकी यूजेज की बात हो रही है। तो ये तो है आपका एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की थी कम्प्लीटली पावर फैक्टर और हार्मोन्स के बारे में, ताकि आपको अपने सिस्टम के अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपका जो जो कैरियर की ग्रोथ है वो आपके नॉलेज और आपकी स्टडी और आपकी जो स्किल्स के साथ जुड़ी होती है। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, जिससे आपका कैरियर भी ऑटोमेटिकली बूस्ट होता रहेगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।